आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। डार्क सीजन 3 एपिसोड नंबर 5। कहानी की शुरुआत होती है क्लॉडिया की आवाज से। वो मौत से जुड़ी बात कर रही है और स्क्रीन पर भी क्लॉडिया ही मौजूद है। वो रेजिना की डेड बॉडी को दफना रही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बूढ़े ट्रॉन्टे ने रेजिना को मार दिया था और साथ ही कहा था कि उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। अब हमें यह नहीं पता कि ट्रॉन्टे ने किसकी बात सुनते हुए ऐसा किया। फिलहाल क्लॉडिया उदास है। जब से उसकी जिंदगी में टाइम ट्रैवल आया है, तब से उसने अपने कई करीबियों को खोया है। पहले अपने पिता एगॉन टाइडमन को, और फिर उसने टाइम ट्रैवल किया ये सोचकर कि वो फ्यूचर में जाकर अपनी बेटी को बचा लेगी, मगर ये भी नहीं हो पाया। अब पहुंचते हैं इसी दुनिया के 2052 में। यहाँ पर एडम शार्लेट से बात कर रहा है। वो उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए कह रहा है और बता रहा है कि हमारे पास अभी भी एक मौका बचा है। हम इस नॉट को यानी गांठ को खोल सकते हैं। वो यहाँ पर किस चीज को नॉट कह रहा है? बेसिकली इनकी दुनिया एक लूप में चल रही है और एडम के पास शायद कोई प्लानिंग है जिस वजह से ये लूप टूट जाए। एडम यहाँ ईवा का जिक्र करता है और बताता है कि ईवा अपनी दुनिया को बचाना चाहती है, मगर ये नहीं हो सकता। जिस तरह से हमारी दुनिया को तबाह होना है, उसकी दुनिया भी यही डिजर्व करती है। अब चलते हैं ऑल्टरनेट वर्ल्ड के 2019 में। हमेशा की तरह जोनस की आंखें एक बुरे सपने के साथ खुलती हैं। यहाँ पर ऑल्टरनेट वर्ल्ड की ही मार्था भी मौजूद है। इन दोनों के बीच आपको अनकंफर्टेबिलिटी नजर आएगी। हालांकि पिछली रात ये दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। जोनस उसे कहता है कि हमें पावर प्लांट जाना होगा और वहां पर होने वाले एक बड़े एक्सीडेंट को रोकना होगा। ऐसा लगता है कि मार्था उसे कुछ कहना चाहती है, मगर नहीं कहती। जब वो नीचे आते हैं तो यहाँ कैथरीना उनका इंतजार कर रही है। वो मार्था से थोड़ा सा नाराज है। कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, आखिर थी कहां तुम? मार्था उसकी किसी बात का जवाब तो नहीं देती, मगर उसे गले लगा लेती है और कहती है सब ठीक है। इसके बाद वो जोनस के साथ घर से बाहर चली जाती है। अब चलते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड के 1987 में। यहाँ कैथरीना फिर से मेंटल हॉस्पिटल आई हुई है ताकि उल्रिक से मिल सके। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें आजाद करवाने वाली हूँ। आज रात 10 बजे दरवाजे के पास मेरा इंतजार करना। मैं किसी तरह से अपनी माँ से चाबियां हासिल कर लूंगी और यहाँ तुम्हें छुड़वाने आ जाऊंगी। उल्रिक उससे माफी मांगता है। ये माफी किस बात की है? कि उसने कैथरीना को चीट किया। उल्रिक पिछले 33 सालों से एक अलग टाइमलाइन में फंसा हुआ है और शायद इस दौरान उसके पास सोचने के लिए बहुत वक्त था। इस बीच हैना भी उल्रिक से मिलने आई थी। वो चाहती तो उसे आजाद करवा सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसी टाइमलाइन में अब हमें यंग शार्लेट को दिखाया जाता है जो अपने दादा एचजी तनहाउस के पास गई है। वो उनसे कहती है कि क्या टाइम को पीछे करना पॉसिबल है। तनहाउस का कहना है कि मैंने इस आइडिया के बारे में बहुत सोचा है। फिर वो कहता है अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो एक पॉकेट वॉच शार्लेट को दिखाता है। इस वॉच को हम पहले कई बार देख चुके हैं। वो उसे एक तस्वीर भी दिखाता है। शार्लेट को लगता है कि ये उसके माँ बाप हैं। तनहाउस का कहना है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं है, मगर ये मेरे बेटे, बहू और पोती की तस्वीर है। वो बताता है कि कई साल पहले इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। इनकी गाड़ी नदी में गिर गई थी। इन दोनों की डेड बॉडी तो बरामद हो गई, मगर तनहाउस की पोती के बारे में कुछ नहीं पता चला। उसी रात तनहाउस के पास 2 अनजान औरतें आईं जिनके हाथ में एक बंडल था। वो कहता है वो बंडल तुम थी। उसका कहना है जिस रात मैंने अपनी फैमिली को खोया, उसी रात मुझे तुम मिली। शार्लेट इस बात पर परेशान हो जाती है। वो तनहाउस से कहने लगती है कि मैं कौन हूं, मगर तनहाउस के पास इस बात का जवाब नहीं है। थोड़ी देर बाद शार्लेट को फिर से दिखाया जाता है। वो बस स्टॉप पर बैठी हुई है। यहाँ पर एक बस आती है जिसमें से यंग पीटर बाहर निकलता है। वो पहली बार विंडन आया है। इस मोमेंट पर ऐसा लगता है कि शार्लेट शायद इस शहर से बाहर जाने वाली थी, मगर फिर उसका मूड चेंज हो गया। उसकी पीटर से बातचीत शुरू होती है। पीटर बताता है कि कुछ वक्त पहले ही मेरी माँ की मौत हुई और उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया कि मेरे पिता विंडन में रहते हैं। वो यहाँ पर हेल्गे डॉपलर की बात कर रहा है। शार्लेट और पीटर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इसके बाद हम पीटर को जब दोबारा देखते हैं तो वो हेल्गे डॉपलर के कैबिन के अंदर जा रहा होता है।
न्यूक्लियर पावर प्लांट में शार्लेट अलेक्जेंडर से मिलने पहुंची हुई है। वो उससे बंकर में बरामद हुई डेड बॉडी और फिर इस शहर के मिसिंग बच्चों से जुड़े सवाल करती है। साथ ही उससे पूछती है कि तुम विंडन कब आए थे और तुमने न्यूक्लियर पावर प्लांट की जिम्मेदारी कब संभाली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस दुनिया में क्लॉसन मौजूद नहीं है, मगर फिर भी अलेक्जेंडर के सर पर तलवार लटक रही है। उसे यहाँ पर भी डर लग रहा है कि किसी को उसकी सच्चाई के बारे में ना पता चल जाए। वैसे पिछले सीजन का एक बड़ा सवाल था कि क्लॉसन को अलेक्जेंडर से जुड़ी चिट्ठी किसने लिखी। आपको याद होगा कि क्लॉसन ने अलेक्जेंडर को बताया था कि उसके पास कहीं से एक लेटर आया था जिसके जरिए उसे पता चला था कि उसके भाई का कातिल विंडन में रह रहा है। तब हम सोच रहे थे कि ये लेटर लिखने वाला कौन है जो चाहता है कि क्लॉसन विंडन जाए। और हम ये भी जानते हैं कि क्लॉसन की वजह से ही विंडन में एपोकलिप्स हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ। बट एपिसोड 3 में इस बात की क्लू दी गई है कि क्लॉसन को लेटर लिखने वाला कौन था, जिसके 3 रूप हमेशा साथ साथ चलते हैं। इन तीनों में से जो अडल्ट वाला वर्जन है उसने एपिसोड 3 में तनहाउस का मर्डर किया था। बट ऐसा करने से पहले उसने तनहाउस के सामने एक डायलॉग मारा था। डायलॉग कुछ ऐसा था कि हम सच को कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, मगर किसी ना किसी तरह से वो बाहर आ ही जाता है। ये एग्जैक्ट डायलॉग उस लेटर में लिखा हुआ था जो क्लॉसन के पास आया था। वैसे भी इस ट्रायो को हम अलग अलग वर्ल्ड्स में अलग अलग टाइमलाइंस में जाते हुए देख चुके हैं। अब तक ये भी पता चल चुका है कि ये ईव के लिए काम करता है। सो अब तक मिली हिंट्स के हिसाब से डेफिनेटली ये लेटर इसी ने लिखा था। अब शार्लेट उससे पूछती है कि क्या आपके पास 1986 के रिकॉर्ड्स होंगे। वो जानना चाहती है कि 1986 में जब मैड्स गायब हुआ था तब पावर प्लांट में कौन ड्यूटी पर था। वहीं ओरिजिनल वर्ल्ड के 2020 में क्लॉडिया विंडन के पुलिस स्टेशन में भटक रही है। पूरा शहर ही तबाह हो चुका है तो कोई कहीं भी जा सकता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है खुद अपने ही दूसरे वर्जन से। पता चलता है कि ये दूसरी क्लॉडिया ऑल्टरनेट वर्ल्ड से आई है। वो इस वाली क्लॉडिया को समझाती है कि 2 तरह के ग्रुप्स हैं जो टाइम ट्रैवल को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। एक लाइट की तरफ है यानी रोशनी की तरफ, और एक का मकसद है दुनिया को अंधकार में पहुंचाना। वो कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और रोशनी से जुड़ जाओ। वो यहाँ पर ईवा का भी नाम लेती है, यानी ऑल्टरनेट वर्ल्ड वाली क्लॉडिया ईवा के साथ मिलकर काम करती है। वो ओरिजिनल वर्ल्ड की क्लॉडिया को कहती है कि तुम जोनस पर भरोसा नहीं कर सकती। वो आगे चलकर डार्क साइड की तरफ हो जाएगा और इस दुनिया को वो खत्म करना चाहता है, मगर ईवा का मकसद है दोनों दुनियाओं को बचाना। हम जानते हैं कि ईवा ने पिछले एपिसोड में खुद ही कहा था कि वो दोनों दुनियाओं को नहीं बचाने वाली, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ईवा सिर्फ अपनी दुनिया को बचाना चाहती है। टाइम ट्रैवल एक ऐसी चीज है कि इसको लेकर हर कोई एक दूसरे से झूठ कह रहा है, बल्कि अपने आप से भी लोग झूठ कह रहे हैं। अपने फ्यूचर सेल्फ को, अपने पास्ट सेल्फ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर ऑल्टरनेट वर्ल्ड की क्लॉडिया दूसरी क्लॉडिया को बताती है कि जोनस ने 2020 में पैसेज को ओपन किया, फिर ओल्डर जोनस ने पास्ट में जाकर इस पैसेज को बंद किया। वहीं 1986 में न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से ये पैसेज पहली बार खुला। तो 3 अलग अलग टाइम पर इस पैसेज को खोलने और बंद करने की कोशिश हुई। वो कहती है इन्हीं 3 मोमेंट्स की वजह से टनल्स के जरिए टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ। फिर ऑल्टरनेट वर्ल्ड की क्लॉडिया कहती है हमें अपने लूप को रिपीट करना होगा, तभी दोनों दुनियाएं बच पाएंगी। अब दूसरी दुनिया के 2019 में चलते हैं। यहाँ मार्था और जोनस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जोनस जानता है कि पावर प्लांट के अंदर एक जगह पर बहुत सारे बैरल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट जमा है। उसे पता है कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होने वाला है जिस वजह से पूरा विंडन तबाह हो जाएगा। वो इस इवेंट को रोकना चाहते हैं। वो किसी तरह से पावर प्लांट की प्रॉपर्टी के अंदर तो पहुंच जाते हैं, मगर इस बीच मार्था के चेहरे पर चोट लग जाती है। जोनस इस खरोंच को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद वो पावर प्लांट के अंदर नहीं जाता। वो कहता है जो मार्था मुझे मेरी दुनिया से इस दुनिया में लेकर आई है, तुम आगे चलकर वही बनोगी। उसके चेहरे पर भी ऐसा ही निशान था। ईवा और अडल्ट मार्था ने इनसे कहा था कि अगर तुम न्यूक्लियर पावर प्लांट में होने वाले एक्सीडेंट को रोक लो तो ये दुनिया तबाह नहीं होगी। मगर जोनस को दिख रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला। वो खुद एक लूप का हिस्सा है। वो जानना चाहता है कि ईवा ने उससे झूठ क्यों कहा। लाइक सीरियसली जोनस,
हर कोई तुमसे झूठ ही कह रहा है। वो मार्था से कहता है कि मुझे सच जानना होगा और फिर पावर प्लांट के अंदर जाने की जगह यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। मार्था जोनस को ही फॉलो करते हुए बाहर आ जाती है। अब चलते हैं ऑल्टरनेट वर्ल्ड के 2019 में। शार्लेट यहाँ अपने हस्बैंड पीटर से बात कर रही है और कह रही है कि जिस रात मैड्स गायब हुआ तब हेल्गे ही प्लांट में काम कर रहा था। उसकी शिफ्ट 6 बजे खत्म हुई थी और मैड्स उसके लगभग 20 मिनट बाद गायब हुआ। पीटर को इस बात पर यकीन नहीं है कि उसके पिता हेल्गे ने मैड्स को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया होगा। पीटर का कहना है भले ही हेल्गे ने कन्फेस किया हो मगर उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, हम उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। वहीं ओरिजिनल वर्ल्ड के 2020 में एलिजाबेथ और पीटर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर फिर से जा रहे हैं। वो यहाँ पर मौजूद डेड बॉडीज में फ्रांसिस्का और शार्लेट को ढूंढना चाहते हैं। हालांकि एलिजाबेथ इस मूड में नहीं है। वो कहती है कि वो लोग मर चुके हैं, मैं दोबारा से ये सब नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स एलिजाबेथ के लिए ये काफी टॉर्चरस होगा कि इतनी सारी डेड बॉडीज को देखे और अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में पता करे। वो पीटर को वहीं छोड़कर वापस उसी वैन में चली जाती है जहां पर आजकल ये रहते हैं। मगर इस वैन के अंदर एक शख्स मौजूद है जो यहाँ पर उनका सामान चुरा रहा होता है। वो एलिजाबेथ को यहाँ देखकर उसे बांध देता है और बाद में इस छोटी बच्ची को रेप करने की कोशिश करता है। ये सीन काफी इंटेंस है और डिस्टर्बिंग है। मतलब दिल में बार बार ये आता है कि कोई आए और एलिजाबेथ को बचा ले। सही टाइम पर वहां पीटर पहुंचता है मगर उसका अंजाम भी यहाँ अच्छा नहीं होता। ये शख्स पीटर को मार डालता है और इसके बाद एलिजाबेथ को कहीं से एक फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है और वो इसका इस्तेमाल करते हुए इस शख्स की जान ले लेती है। छोटी सी एलिजाबेथ पर इतने सारे सितम, उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बचा है और इस खत्म हो चुकी दुनिया में उसे अब अकेला रहना होगा। ऑफ कोर्स आगे जाकर उसका बिहेवियर तो चेंज होगा ही। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो केव के अंदर बैठी हुई है। पिछले एपिसोड में उसकी और नोआ की बातचीत हुई थी जिससे उसे पता चला था कि नोआ केव के अंदर रहकर टाइम बिता रहा है। शायद इसीलिए वो गुफा के अंदर गई है। यहाँ नोआ पहुंचता है और सहमी हुई एलिजाबेथ को देखता है। बेसिकली इसी के बाद इन दोनों का रिश्ता शुरू होगा और आगे चलकर एलिजाबेथ शार्लेट को जन्म देगी। थोड़ी देर पहले ही एचजी टनहाउस ने शार्लेट को बताया था कि एक दिन मेरे दरवाजे पर 2 औरतें आई थीं जिन्होंने तुम्हें मुझे सौंप दिया। यानी एलिजाबेथ पर आगे और भी जुल्म होने वाले हैं। उसने अपने परिवार के हर सदस्य को खो दिया है और आगे चलकर वो अपनी बेटी को भी खो देगी। पिछले सीजन्स में हम नोआ के मुंह से सुन चुके हैं कि वो अपनी बेटी को बहुत सालों से ढूंढ रहा है। उसने शार्लेट को एक तस्वीर भी दिखाई थी और कहा था तुम ही मेरी बेटी हो। मतलब फ्यूचर में एलिजाबेथ और नोआ की जो औलाद होगी वो गायब हो जाएगी और पहुंच जाएगी एचजी टनहाउस के दरवाजे पर। खैर इसी दुनिया के फ्यूचर में चलते हैं यानी 2052 में। यहाँ अडल्ट एलिजाबेथ सामने मौजूद गॉड पार्टिकल को देख रही है। यहाँ अडल्ट शार्लेट और फ्रांसिस्का भी मौजूद हैं। ये तीनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। एलिजाबेथ जिंदगी भर अपनी माँ से दूर रही और कई साल बाद जाकर वो अपनी माँ से मिली। फ्रांसिस्का ने भी पिछले सीजन में टाइम ट्रैवल कर लिया था और उससे भी अपनी फैमिली से मिलने में सालों लग गए। खैर एडम यहाँ पर फ्रांसिस्का को कहता है कि अब वक्त आ गया है और तुम्हें इन्हें जाने देना होगा। फ्रांसिस्का अपने इमोशंस पर कंट्रोल करती है और शार्लेट और एलिजाबेथ को एक दूसरे कमरे में जाने के लिए रास्ता देती है। ये दोनों सूट्स पहनते हैं और गॉड पार्टिकल के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। इसी दुनिया के 2020 में आते हैं जहां पर ऑल्टरनेट वर्ल्ड की क्लॉडिया इस दुनिया की क्लॉडिया से एडम को लेकर बहुत बुराई कर रही है। वो कह रही है कि एडम के प्लान सक्सेसफुल नहीं होने चाहिए और लूप चलता रहना चाहिए। वो समझा रही है कि तुम्हें जोनस, नोआ और एलिजाबेथ को सेम रास्ते पर ही चलाना होगा बार 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 बार। साथ ही वो इस क्लॉडिया को वही डायरी देती है जिसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। इसी सीजन में हमें पता चला है कि इस डायरी को लिखने वाला है वो शख्स जो बेसिकली एक मर्डरर है। ये डायरी हमेशा नोआ के पास रहती थी। हम सेम डायरी को बूढ़ी क्लॉडिया के पास भी देख चुके हैं। ट्रॉन्टे के पास भी एक वक्त पर यह डायरी थी। इसके अंदर विंडन से जुड़ी सारी जानकारी है। टाइम ट्रैवल को लेकर भी बहुत कुछ इस डायरी के अंदर लिखा हुआ है। खैर ये डायरी इस दुनिया की क्लॉडिया के हाथों में आ गई है और दूसरी वाली क्लॉडिया अब यहां से जा रही है।
वो कह रही है वक्त आने पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। ऑल्टरनेट वर्ल्ड के 2019 में मार्था और जोनस, जो अभी अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट से बाहर आए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये गुफा तक पहुंच चुके हैं और शायद ईवा से मिलने जाने वाले हैं। यह मार्था जोनस से कहती है कि अगर ये बात सच हुई कि सिर्फ एक ही दुनिया बचेगी तो तुम क्या करोगे। जोनस इस बात का कोई जवाब नहीं देता और मार्था को अंदाजा हो जाता है कि जोनस अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है। जोनस कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। इस पर मार्था उसे कहती है, अच्छा कल रात जो हुआ तुम वो भी नहीं चाहते थे। जोनस कहता है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरा यहाँ होना गलत है। इस पर मार्था उसे किस करती है और कहती है, तो ये भी गलत है। ऐसा ही कुछ सीजन 1 में भी हुआ था जब जोनस को पता चला था कि मिकेल ही उसके पिता माइकल हैं। तब उसे लग रहा था कि मार्था मेरी आंट हुई तो हम दोनों का रिश्ता सही नहीं है। बट इस बार जो हो रहा है वो पहले से भी ज्यादा ट्रैजिक लग रहा है। ये गुफा के रास्ते अब ईवा से मिलने के लिए जाने वाले हैं। चलते हैं ओरिजिनल वर्ल्ड के 1987 में। यहाँ कैथरीना अपने प्लान को पूरा करने के लिए लगी हुई है। उसे अपनी माँ हेलन से चाबियां हासिल करनी है ताकि अपने हस्बैंड उल्रिक को वो मेंटल हॉस्पिटल से आजाद करवा सके। वो जंगलों में हेलन का पीछा करती है। यहाँ इन दोनों के बीच हाथापाई होती है जिसमें कैथरीना के मुंह से निकल जाता है माँ। हेलन इस बात पर घबरा कर यहाँ से भागती है। कैथरीना उसका पीछा करती है और उसे मारकर गिराने में कामयाब हो जाती है। फिर वो हेलन के बैग से असाइलम का की कार्ड निकालती है, मगर पीछे हेलन अपनी जगह से उठ चुकी है और वो एक पत्थर लेकर कैथरीना के सर पर मारती है। वो कैथरीना पर कई बार वार करती है, साथ ही साथ कहती है कि तुम्हें शैतान ने भेजा है, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया था, तुम वापस नहीं आ सकती, ये सच नहीं है। हेलन के ये सब कहने का मतलब क्या है? कुछ वक्त पहले ही हमें पास्ट के एक सीन में छोटी हेलन को दिखाया था। वो एक अबॉर्शन क्लिनिक में मौजूद थी। यहीं पर उसकी हैना से मुलाकात हुई थी। आपको याद होगा कि तब हेलन ने हैना से कहा था, जब किसी बच्चे को अबॉर्ट किया जाता है तो वो हेल में चला जाता है। इसके बाद ही वो क्लिनिक के अंदर चली गई थी और उसने अबॉर्शन करवाया। तो हेलन को ये लग रहा है कि जिस बच्चे को उसने अबॉर्ट करवाया था, ये कैथरीना उसी का शैतानी रूप है। हेलन के दिमाग में अपना सुपरस्टिशन चल रहा है। उसकी ये बिलीफ इतनी स्ट्रांग है कि उसने कैथरीना को जान से मार डाला। वो कैथरीना के बैग में बहुत सारे पत्थर भरती है और फिर कैथरीना को झील के अंदर फेंक देती है। इसी हाथापाई में हेलन के गले में जो लॉकेट था, जो उसे हैना ने ही दिया था, वो यहीं पर गिर जाता है। डार्क एक ऐसा शो है जिसमें सिर्फ ट्रेजेडी ही होती रहती है और आप रेट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रैजिक क्या है। तो अगर उस रेटिंग सिस्टम को फॉलो किया जाए तो मुझे लगता है कि टॉप 3 में तो ये इवेंट जरूर आएगा जब हेलन ने अपनी ही बेटी को जान से मार डाला। स्पेशली ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि आपने सीजन 2 में देखा था जब मार्था अपने फ्रेंड्स के साथ इसी झील के किनारे पिकनिक मना रही थी, झील में स्विमिंग कर रही थी, तब यहाँ बारतोश और मैग्नस ने उसे डराने की कोशिश की थी। वो मार्था को कह रहे थे कि सालों पहले इसी झील में एक औरत की डेड बॉडी मिली थी। ये भी कितना आयरॉनिक है कि मार्था को नहीं पता था कि यहाँ पर जिस मरी हुई औरत की बात हो रही है वो खुद उसकी माँ है। मार्था को यह भी नहीं पता था कि उसे और जोनस को इस झील पर जो लॉकेट मिलेगा, जो लॉकेट आगे चलकर इनके प्यार की निशानी बन जाएगा, वो असल में उसी की माँ की मौत की निशानी है। इसी के ठीक बाद हमें इनस और मिकेल को दिखाया जाता है जो वापस अपने घर आ चुके हैं। मिकेल नोटिस करता है कि खिड़की टूटी हुई है, यानी इस घर में कोई आया था। अगर कैथरीना एक और रात यहाँ रुक जाती तो अपने बेटे से मिल पाती, मगर जैसा कि इस शो में होता आया है, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। कैथरीना को मारने के बाद हेलन वापस अपने घर जाती है। वो काफी घबराई हुई लग रही है, इसीलिए यंग कैथरीना उसके पास आती है और पूछती है, माँ आप ठीक तो हो? मगर हेलन उसकी बात का जवाब देने की जगह उसे ध्यान से देखती है। उसे एहसास होता है कि मेरी बेटी की शक्ल और जिस औरत को मैंने अभी मारा है उसकी शक्ल एक जैसी ही है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो गुस्से में अपनी बेटी को ही पीटने लगती है। साथ ही साथ वो कह रही है कि मुझे तुमसे भी छुटकारा पा लेना चाहिए था।
मैंने तुम्हें कैथरीना नाम दिया, मगर तुम इस नाम को डिजर्व नहीं करती। अफसोस की बात यह है कि जब हैना ने टाइम ट्रैवल किया तो वहां उल्ड्रिक से मिलने के लिए कैथरीना नाम को अपनाया। हेलन ने पहली बार यह नाम हैना के मुंह से सुना था और हैना ने यह नाम कैथरीना से ही लिया था। कितना ट्रैजिक है। वो तो शुक्र है कैथरीना को खुद ये नहीं पता था कि मेरा नाम हैना की वजह से रखा गया है, और उसकी माँ जो उसे अभी पीट रही है, फ्यूचर में जाकर उसी का मर्डर करने वाली है, उसे लग रहा है कि कैथरीना इस नाम को डिजर्व नहीं करती। इसके फौरन बाद ही एक और दिल तोड़ने वाला सीन होता है जिसमें उल्ड्रिक मेंटल असाइलम के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। वो कैथरीना का वेट कर रहा है, मगर कैथरीना का कुछ अता पता नहीं है। उल्ड्रिक को कभी समझ नहीं आएगा कि कैथरीना के साथ क्या हुआ। वो वादा करके भी उसे लेने क्यों नहीं आई। हर एपिसोड के आखिरी सीक्वेंस में दोबारा से जोनस और मार्था को दिखाया जाता है। उन्होंने केव के रास्ते टाइम ट्रैवल कर लिया है और ईव की टाइमलाइन में पहुंच गए हैं। मार्था यहां पर उससे पूछती है कि ये क्या जगह है। जोनस कहता है तुम आगे चलकर ईवा बनोगी। तभी यहां पर ईवा खुद पहुंचती है और कहती है दोबारा से सब कुछ शुरू हो गया। जोनस ईवा पर भड़कता है, कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने कहा कि हम दोनों दुनियाओं को बचा सकते हैं, जबकि ये सच नहीं है। वो कहता है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूं। ईवा कहती है ये पॉसिबल नहीं है। फिर वो एडम का ही एक डायलॉग दोहराती है, हम पहले भी ये बात सुन चुके हैं। एक इंसान 3 जिंदगियां जीता है। पहली जिंदगी में उसका भोलापन खत्म होता है, दूसरी जिंदगी में उसकी मासूमियत जाती है, और तीसरी जिंदगी में इंसान खुद खत्म होता है। फिर वो उसे कहती है और तुम्हारा अंत अभी यहां होगा। तभी अडल्ट मार्था भी इस कमरे में एंटर करती है। ईवा जोनस से कह रही है तुम्हारा इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो चुका है। यंग मार्था समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है, मगर उसकी बात को बीच में ही काट कर बोला जाता है तुम जल्द ही सब समझ जाओगी। और अब कमरे में एक और मार्था आती है। उसके चेहरे पर एक लंबा सा स्क्रैच लगा हुआ है। ये वही मार्था है जो जोनस को उसकी दुनिया से इस दुनिया में लेकर आई थी। ये मार्था अभी वाली मार्था से कहती है मुझे माफ करना, और फिर अपने पास से एक बंदूक निकालती है और जोनस को गोली मार देती है। जोनस जमीन पर गिरता है और जो मार्था उसके साथ आई थी रोने लगती है। देखने की बात यह है कि जिस मार्था ने जोनस को गोली मारी है उसकी खुद की आंखों में भी आंसू है। यहां मौजूद बाकी मार्थाएं इस कमरे से चली जाती हैं। जोनस मरा हुआ जमीन पर है और जो मार्था उसके साथ अभी अभी आई थी उसके पास बैठकर रो रही है। खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो एक वर्ल्ड में एडम ने मार्था को मारा था और दूसरे वर्ल्ड में मार्था ने जोनस को मारा है। मतलब दोनों वर्ल्ड्स में किसी एक का मरना तय है। अब अगर ये जोनस मर चुका है जिसे हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, तो आगे की स्टोरी में क्या होगा? बिना जोनस के कहानी आगे कैसे चलेगी? एक तो ये अपने आप में इतना ज्यादा ट्रैजिक है कि जो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं उन्हें एक दूसरे को मारना पड़ रहा है। आई जस्ट विश कि हमारी दुनिया में कभी टाइम ट्रैवल ना आए। खैर, आप अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को अगर मन करे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।